आइए देखते हैं दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए प्रश्न है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। तो आप जानते भी हैं दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल उल मुल्क था। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, तो देखिए मुर्शिद कुली खां। दोस्तों मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। ब्लैक होल की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, और ये कलकत्ता में जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो डेट याद रखना जरूरी है, 23 जून 1757 को। देखिए दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और देखिए बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका वर्ष है 1764। प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को परास्त किया था बक्सर के युद्ध में। अवध प्रांत का प्रथम नवाब कौन था, तो ये था सआदत खान। और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था दोस्तों, जिसका जो कार्यकाल था या समयकाल 1847 से 1856 ईस्वी था। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध के राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजों ने इसे अवध राज्य के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में। और दोस्तों देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, तो याद रखिएगा डेट, 1845-46 के बीच पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और इस समय पंजाब में सिखों के शासक दलीप सिंह थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में हुआ था। और ब्रिटिशों ने दोस्तों पंजाब को सन 1849 में अपने राज्य में मिला लिया था। तो अवध को 1856 में मिलाया था, जबकि पंजाब को 1849 में ही ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। हैदर अली दोस्तों आप जानते हैं ये मैसूर का वास्तविक शासक 1761 में बना था। और फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय जो है 1767 से 1769 ईस्वी है। दोस्तों पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हैदर अली द्वारा, इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था। और ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था ये मद्रास की संधि 1769 के द्वारा समाप्त हुआ था। अगर हम दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो दोस्तों देखिए 11 साल बाद फिर ये शुरू हो गया दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 से 1784 तक चला था। और इसकी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा माही को जीतने के प्रयत्न के साथ हुई थी। हैदर अली अंग्रेजों से पोर्टोनोवा नामक स्थान पर परास्त हुआ था। और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। दोस्तों तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो देखिए ये ठीक 6 साल बाद शुरू हुआ था, 1780 से 1784 दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। और इसका समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 में हुआ था। और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। तो याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वीर गति को प्राप्त हुआ था। वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाली यात्रा था। इसने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को भारत की भूमि छुआ था। तो वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। और यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा यानी पुर्तगाली यात्री यूरोपियनों के द्वारा की गई थी।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था और मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय या दुनिया के किसी भी भाग के ये पुर्तगाली थे। तो देखिए, भारत में या भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो कि पुर्तगाली यात्री था। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, याद रखिएगा नाम इसका। और देखिए, मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन लोग थे? तो ये थे पुर्तगाली। दोस्तों, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना प्रथम दुर्ग निर्मित किया था और पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। कलकत्ता का वास्तुकार या संस्थापक कौन था? जाब चारनाक। देखिए, कलकत्ता जो इस समय कोलकाता जिसका नाम है, इसका वास्तुकार या संस्थापक जाब चारनाक था। दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये था अकबर। भारत का बादशाह 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार के लिए पूर्वी देशों से व्यापार के लिए जो स्थापित की गई थी, उस समय उसकी स्थापना के समय भारत का बादशाह अकबर था। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला अपना अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से सूरत यानी गुजरात में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक काल्बर्ट था। तो याद रखिएगा, काल्बर्ट जो था भारत में फ्रेंच कंपनी का संस्थापक था। दोस्तों, बिहार जो है ये अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कर्नाटक का युद्ध तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। आइए देखते हैं दोस्तों भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बारे में। तो सबसे पहले 1498 में दोस्तों पुर्तगाली आए और कोचीन में इन्होंने 1503 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद देखिए अंग्रेज 1600 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में इन्होंने 1613 में सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1602 में स्थापित हुई और मछलीपट्टनम में 1605 में इसने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी। डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में और ट्रांकेबार में 1620 में डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी अस्थायी रूप से। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और सूरत में 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी ये जो थे दोस्तों, डेनिशों ने 1616 में ट्रांकेबार में अपनी जो है व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में, जो कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी और बक्सर युद्ध जो 1764 में हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ है वो प्लासी के युद्ध से माना जाता है, लेकिन बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत में स्थापित कर दिया। दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और इस युद्ध में बेंसी टार्ट बंगाल का गवर्नर था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसी टार्ट था बंगाल का गवर्नर। और दोस्तों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये मराठों द्वारा।
देखिए, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। आइए कुछ क्षेत्रीय राज्यों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण राज्य पंजाब और मैसूर हैं। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और ये पंजाब के महत्वपूर्ण शासक थे। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था और टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। अगर हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये युद्ध 1784 में, देखिए दोस्तों, ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था और टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी मैसूर राज्य की और वहाँ पर उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। आइए देखते हैं कि भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसरायों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों 1758 से 1760 और द्वितीय कार्यकाल 1765 से 1767 ने बंगाल में डुअल डोयार्की स्थापित की थी, यानी द्वैध शासन की स्थापना की थी और क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही दोस्तों विलियम जोन्स एक विद्वान थे। इन्होंने 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और वारेन हेस्टिंग्स के काल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर 1774 में की गई थी और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। आइए देख लेते हैं शार्ट में दोस्तों गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों के बारे में। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर जनरल बना और इसने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि प्रारंभ किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दोस्तों, रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था और लॉर्ड डफरिन ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसके समय में हुई थी। और दोस्तों, आप जानते हैं 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने 1 वर्षीय राजस्व बंदोबस्त लागू किया था। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793, ये भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया और ये सुधार शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। अगला है दोस्तों, कॉर्नवालिस के समय जिले के समस्त अधिकार किसको? तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को दिए गए थे। कॉर्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखिए, एक गवर्नर जनरल रहा अहस्तक्षेप की नीति, ये सर जॉनसोर ने 1793 से 1798 के बीच इसने अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया था। देखिए दोस्तों, सहायक संधि ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित की गई थी और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था। दोस्तों, नागरिक सेवा यानी सिविल सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल टाइगर कहा था, यानी बंगाल का शेर। और देखिए, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में किया गया था।
मराठा संघ का अंत लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था और लॉर्ड एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर पर मिला था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर पर यानी समान भाव से समान पद स्तर से मिला था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोस्तों, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के मध्य हुआ था, इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था और ठगों का दमन कर्नल स्लीमैन ने किया था। दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1835 में बनाया गया था और चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने कई सेंसर जो समाचार पत्रों पे लगे थे उसको समाप्त किया था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लॉर्ड एलनबेरो 1842 से 1844, इसके समय अंग्रेजों का सिंध का विलय किया गया अंग्रेजों द्वारा और लॉर्ड एलनबेरो के समय दोस्तों भारत में दास प्रथा को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था। अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब? 1856 में और किस आधार पर? तो कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 था। दोस्तों, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति के अंतर्गत जो विलय किए प्रदेश थे उसमें 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1855 में करौली था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के समय में दोस्तों 1853 में बम्बई से थाड़े के मध्य बिछाई गई। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित हुआ था और पहला विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डलहौजी के समय में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रारंभ हुआ था और पहली बार भारत में जो डाक टिकट हैं इनका प्रचलन डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है यानी PWD, इसकी स्थापना डलहौजी के समय में हुई थी और 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था और जो भारत में सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी, कंपनी के हाथ से निकलकर, और गवर्नर जनरल को वायसराय पदनाम दिया गया। अगला है दोस्तों 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। और जनगणना की बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में आरंभ की गई थी। दोस्तों, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में कर दी गई थी और ओवेन मेरिडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में कुछ अपनी रचनाएं करता था और लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिटन का जो समयकाल रहा दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद के जागरण का समयकाल था और 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के समयकाल में पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था और लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों, लॉर्ड रिपन जो 1880 से 1884 जिसका कार्यकाल रहा, ये भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। देखिए, प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी और लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है।
पहला फैक्ट्री अधिनियम या कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में समाप्त कर दिया गया। और इल्बर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। लॉर्ड डफरिन का जो समय काल रहा 1884 से 1888, इसके समय वर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना दोस्तों 1887 में डफरिन के कार्यकाल में हुई थी और लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था। दोस्तों लैंसडाउन के समय में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड कर्जन दोस्तों, जिस प्रकार से लॉर्ड रिपन भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय था, उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर मानक्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्जन के कार्यकाल में पुलिस विभाग में CID यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। कर्जन को सहकारिता का जन्मदाता माना जाता है। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में अभियान दल भेजा गया था। दोस्तों कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को आयोगों और समितियों का कार्यकाल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे अधिक आयोग और समितियां कर्जन के शासनकाल में बनी थीं, इसलिए कर्जन के शासनकाल को या कार्यकाल को आयोगों और समितियों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी के कार्यकाल में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया गया था। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग, इसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। इसके समय में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका शासनकाल 1916 से 1921 था, उसके समय में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के कार्यकाल में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में घटित हुआ था। और लॉर्ड इरविन दोस्तों 1926 से 1931 के समय साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका भारत में साइमन गो बैक के साथ बहिष्कार किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इरविन के शासनकाल में नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और इरविन के कार्यकाल में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 था, इसके समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था और लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 के समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। दोस्तों लिनलिथगो के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था और एक महत्वपूर्ण लॉर्ड बेवेल रहा। 1944 से 1947 इसका कार्यकाल था। इस समय 1945 में शिमला समझौता संपन्न हुआ था। देखिए अंतिम जो वायसराय रहा ये लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से जून 1948 तक। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जिसको राजा जी भी कहा जाता था दोस्तों, ये थे। और देखिए जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 में भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई थी।
आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से। देखिए दोस्तों, इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। सूर्यास्त कानून लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयत यानी किसान था उसको भूमि का स्वामी माना गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। और देखिए, महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जो कि जागीर का एक भाग था उसके साथ स्थापित की जाती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। और देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के नज़दीक फोर्ट ग्लॉस्टर में खोला गया था। और भारत में दोस्तों जूट का पहला कारखाना श्रीरामपुर बंगाल के निकट रिशरा में 1855 में खोला गया था। और जमशेदजी नसरवान जी टाटा यानी JN टाटा ने 1907 में जमशेदपुर झारखंड में टिस्को की स्थापना की थी। अब आइए देखते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। दोस्तों, मंगल पांडे की घटना बैरकपुर की छावनी में हुई थी और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापतियों के बारे में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली में बहादुर शाह दूती यानी बहादुर शाह जफर। इलाहाबाद में लियाकत अली और फतेहपुर में दोस्तों अजीमुल्ला और बरेली में खान बहादुर खान ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किया था। दोस्तों, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तात्या टोपे जिन्होंने कानपुर में इस क्रांति के नेतृत्व की, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व करने वाले बाबू कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के राजा थे। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री याद रखिएगा कौन थे? पामर्स्टन। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका समय-काल 1856 से 1862 था। और VD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था और इसी नाम के से उनकी पुस्तक भी है। दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1857 के सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। आइए देखते हैं 60 में अन्य जन आंदोलनों के बारे में। आनंद मठ की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में हुआ था उस पर आधारित है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। आइए जो जन आंदोलन है उनके बारे में देखते हैं। कूका आंदोलन के नेता गुरु राम सिंह थे और ये पंजाब में संचालित हुआ था। पागलपंथी विद्रोह टीपू द्वारा बंगाल में चलाया गया। फराजी आंदोलन शरीयतुल्लाह ने बंगाल में इसको प्रारंभ किया था। वेलुथम्पी विद्रोह दोस्तों वेलुथम्पी ने केरल में प्रारंभ किया था। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे और ये विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू दो भाई थे और ये बिहार के संथाल क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दोस्तों झारखंड में, और मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। मोपला विद्रोह 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और पावना कृषक विद्रोह दोस्तों ये बंगाल में किसानों का विद्रोह था। भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास या प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं।
दोस्तों भारत में पहला मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में स्थापित किया गया था और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि प्राच्य ग्रंथों के संकलन और उनके अध्ययन के लिए ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी, इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। दोस्तों भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था और कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। हंटर कमीशन, इसने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था और ये भारत में शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था। दोस्तों ब्रिटिश कालीन समाचार पत्र और उनके प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला समाचार पत्र 1780 में कोलकाता में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। सोम प्रकाश समाचार पत्र 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक और संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर रहे। हिंदू 1878 में मद्रास से प्रकाशित होता था और जी.एस. अय्यर इसके संस्थापक थे। केसरी का प्रकाशन बम्बई से 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। और देखिए दोस्तों उदंत मार्तंड, ये 1826 में किसी भारतीय द्वारा प्रारंभ किया गया पहला समाचार पत्र था कोलकाता से और पंडित जुगुल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और गदर पत्र 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था। 1914 में न्यू इंडिया पत्र का संपादन एनी बेसेंट ने किया था और इंडिपेंडेंट पत्र 1919 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। 1919 में दोस्तों नवजीवन अहमदाबाद से महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था और यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसके अलावा हरिजन पत्र 1933 में पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। आइए देख लेते हैं शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण आयोग। यहाँ पर देखिए ये था सैडलर कमीशन। दोस्तों सैडलर कमीशन याद रखिएगा 1917 सैडलर। तो सैडलर कमीशन इसका संबंध शिक्षा से था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है और दोस्तों बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे यानी धुंधुपंत केशव कर्वे द्वारा की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय के प्रयासों द्वारा 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। और दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रारंभ किया था। फारसी साप्ताहिक मिराटुल अखबार को राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था और हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे और हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रकाशित हिंदू पैट्रियाट ये भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। केसरी जो है जो दोस्तों ये मराठी भाषा में और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। दैनिक समाचार पत्र आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे और मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। भारत में दोस्तों सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए। इनसे संबंधित जो तथ्य हैं ये देखिए, बंगाल में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजा राम मोहन राय थे। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत या नव प्रातः का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी और 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी और वहीं पर उनकी समाधि स्थित है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत और देश का पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी।
सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराने में राजा राममोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। दोस्तों, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे यानी MG रानाडे को माना जाता है। आर्य महिला सभा या आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई थी और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय AC वाडिया थे। दोस्तों, बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन चला था जिसके प्रणेता हेनरी विवियन डिरोजियो थे और कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इनको लोकहितवादी की उपाधि दी गई है और आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। दोस्तों, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रिजानंद थे और पुनः वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदास का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी रचना हिंदी में की गई थी और बम्बई में DK कर्वे के प्रयासों से भारतीय महिला विश्वविद्यालय यानी इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। दोस्तों, इसके बाद आइए देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन, इनके संस्थापक और स्थापना वर्ष, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य ही बनते हैं। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1815 में की गई थी। ब्रह्म सभा पहले ब्रह्म समाज का नाम था। इसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा 1826 में शुरू किया गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट ने 1875 में किया था और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में प्रारंभ किया गया था। सत्यशोधक समाज की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने 1873 में की। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में स्थापित किया गया था और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में शुरू किया गया था। देखिए, होम रूल लीग, इसकी स्थापना एनी बेसेंट और एक होम रूल, इसकी स्थापना तिलक के द्वारा 1916 में की गई। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। 1866 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1876 में शुरू किया गया। अभिनव भारत VD सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था 1904 में और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका में किया था। और देखिए, खिलाफत आंदोलन अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था और भारत में दोस्तों 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। एक संस्था है अखिल भारतीय हरिजन संघ, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों के लिए मंदिरों के द्वार को खुलवाना था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किया गया और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में खोला गया था। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें आर्य समाज के सिद्धांतों और उनके समाज सुधार के प्रयासों के बारे में वर्णन किया गया है।
दोस्तों देव समाज एक संगठन था, इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी और राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में की गई थी। और देखिए दोस्तों 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी और थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्डयार मद्रास में था। शारदा एक्ट दोस्तों इसका संबंध बाल विवाह निषेध था और शारदा अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष थी। हरविलास शारदा के प्रयत्नों द्वारा शारदा एक्ट पारित किया गया था, इसलिए इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी और शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय शासन के संचालन के लिए पारित किया जाने वाला पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जिसको हिंदी में नियामक अधिनियम 1773 कहा जाता है। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये विलियम पिट्स का था, 1784 में आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियम द्वारा भारत में प्रशासन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। और सरकार के 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों 1858 के बाद जो ब्रिटिश सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी, पहले ये कंपनी के हाथों में थी। दोस्तों एक प्रश्न है, याद रखिएगा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा की गई थी और सरकार के भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कायम की गई थी। ब्रिटिश सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 से लागू की गई। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। एक देखिए दोस्तों युद्ध परामर्शदात्री परिषद जो था इसके गठन की बात अगस्त प्रस्ताव 1940 में की गई थी और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी और संविधान बनते वक्त 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार कार्य किया जाता रहा है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में आया और इसके द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। संविधान सभा और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम भारतीय राज्य व्यवस्था खंड में पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए कि 389 सदस्य थे प्रारंभ में संविधान सभा में और संविधान जब तक तैयार नहीं हो गया था तो उसके लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार कार्य किया जाता रहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारतीय संविधान निर्मित हुआ है दोस्तों उसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम से 200 प्लस अधिक जो अनुच्छेद हैं हूबहू ले लिए गए थे, क्योंकि भारत का शासन अधिकतर उसी के अनुसार संचालित हो रहा था और व्यवहारिक सुविधा के लिए 1935 के शासन अधिनियम से कई सारे अनुच्छेदों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है उसके लिए आधुनिक भारत के पहले भाग को हमने कवर किया है। और दोस्तों आधुनिक भारत का जो ये पार्ट है ये अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए
इसके अलावा LT ग्रेड परीक्षा में, TGT PGT परीक्षा में जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर होता है उसके इतिहास खंड और नागरिक शास्त्र खंड जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है और आधुनिक भारत या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।